नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक गन्ने की सबसे खतरनाक डिसीज के बारे में, जो कि स्मट डिसीज है गन्ने की, यानी स्मट ऑफ शुगर केन जिसे कहते हैं। देखिए, इससे पहले हमने रेड रॉट के बारे में जो जरूरी जानकारी थी, जो हमें हमारे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के अंदर पढ़नी थी या फिर एक किसान के तौर पर हमें जाननी चाहिए थी, वो हमने वहाँ देखी थी। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगी। देखिए, मैंने वहाँ क्या क्या बताया था, सब कुछ बताया था यार। देखो, मैनेजमेंट के तरीके बताए थे, कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन कौन सा है, किसके कारण हो रही है ये बताया था, डिसीज साइकिल बताई थी, सिम्टम्स भी बताए थे मैंने, और फेवरेबल कंडीशन क्या है वो भी बताई थी, एटियोलॉजी बताई थी पैथोजन की, इंट्रोडक्शन जो है हमारी इस डिसीज का वो भी बताया था मैंने। तो चलिए आज फिर से हम एक नई डिसीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, बीएससी एग्रीकल्चर 5th या 6th सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट रहता है डिसीजेस ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। उसी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के यदि आप हैं छात्र तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप एक किसान हैं तो भी भैया वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको जरूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है जो सही तरीके से वैज्ञानिक तौर पे, मतलब वैज्ञानिक तरीके से जानकारी आपको पता होनी चाहिए मैनेजमेंट के बारे में, डिसीजेस के, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले हम जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, ये जो स्मट डिसीज है ना, हमारी स्मट डिसीज, इसे बिप स्मट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाते चलिएगा। स्मट ऑफ शुगर केन ये इतना लिखिएगा। इसके बाद इट इज ऑल्सो नॉन एज बिप स्मट, इसे बिप स्मट के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्मट लिख लीजिएगा इस तरीके से, और एक ऑब्लिक लगा करके इस तरीके से बिप स्मट भी यहाँ आप लिख लीजिएगा। शॉर्ट नोट बनाते चलिएगा, जिससे आपको याद तब भी रहेंगी चीजें, भूलोगे तब भी नहीं, लंबे समय तक याद रहेंगी। स्मट ऑफ शुगर केन को हम बिप स्मट के नाम से भी जानते हैं, बिप स्मट जो है इसे कहते हैं। ये एक फंगल डिसीज है। कैसी डिसीज है? फंगल डिसीज है, एक फंगस के कारण फैलती है। सबसे पहले इसे साउथ अफ्रीका में देखा गया था, रिपोर्ट किया गया था 1877 में, 1877 में। ओके, ये जो डिसीज है भैया एक फंगस के कारण फैलती है। उस फंगस का नाम है स्पोरीसोरियम। क्या है? स्पोरीसोरियम साइटेमिनियम, स्पोरीसोरियम साइटेमिनियम, जिसको हम फॉर्मली जो नाम है उसके नाम से जानते हैं, जिसका नाम है एक और उस्टिलागो साइटेमिनिया। क्या है? उस्टिलागो साइटेमिनिया नाम से इसको जानते हैं। देखिए, प्रोनाउंसिएशन जो है इन टेक्निकल शब्दों का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, शब्द को समझिएगा, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझिएगा, ठीक है। ये क्या है कि क्वालिटी जो है हमारे शुगर केन की, यील्ड जो हमारे शुगर केन की, उसको रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है? यहाँ याद रखना है कि बिप स्मट के नाम से किस डिसीज को जाना जाता है, तो वो शुगर स्मट डिसीज ऑफ शुगर केन जो है ना, उसी को बिप स्मट कहते हैं। किस फंगल पैथोजन के कारण फैलती है? तो स्पोरीसोरियम साइटेमिनियम के कारण फैलती है, जिसका दूसरा नाम उस्टिलागो साइटेमिनिया भी है, ठीक है। 1877 में पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया था। तो ये जानकारी आपको इस स्लाइड से याद रखनी है। देन इसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पर बता ही चुका हूँ, स्पोरीसोरियम साइटेमिनियम इसका फंगल पैथोजन जो है वो है, और इस तरीके का कुछ हमें विजिबल होता है माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम देखेंगे तब। और ये जो है एक बायोट्रॉपिक फंगस है। कैसी है? बायोट्रॉपिक फंगस है, सर्वाइव करती है इन्फेक्टेड प्लांट टिश्यूज एंड सॉइल में हमारी, ठीक है। इसके बाद कुछ सिम्टम्स जो है हमें हमारे क्रॉप में दिखेंगे, तो वो किस तरीके के दिखेंगे वो देखिए। पहले देखिए, मैं यहाँ आपको पहले टेस्ट दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ सिम्टम्स जो है पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो देखिए, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है ना वो क्या है इसका, यानी कि जो इस डिसीज के लक्षणों को एक ज्यादा तौर पर मतलब जो है डिफाइन करता है कि ये डिसीज बिप स्मट ही है, तो वो कौन सा इसका लक्षण है, कौन सा इसका कैरेक्टर है वो बताना है, मतलब यहाँ हमें दिया गया है। तो देखिए, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इज द प्रोडक्शन ऑफ अ लॉन्ग ब्लैक बिप लाइक स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर? बिप लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको बिप स्मट कहा गया है। कैसी स्ट्रक्चर है? बिप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक लॉन्ग लंबी है। उसका प्रोड्यूस यानी उसका प्रोडक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस जो उत्पन्न जो है वो हो जाती है। किस तरीके से उत्पन्न हो जाती है वो बताता हूँ मैं। देखो, वो कहाँ से होती है? ग्रोइंग पॉइंट ऑफ इन्फेक्टेड स्टॉक, जो ग्रोइंग पॉइंट है ना इन्फेक्टेड स्टॉक का, वहां से। देखिए पिक्चर में दिखाऊं, ये जो है ना ग्रोइंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे ये इस तरीके से बीच वाली है ना, जिसमें से नई पत्तियां चलनी चाहिए थी वो सूख जाती है, वही खराब हो जाती है। वही इस तरीके का जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा बन जाता है? बिप लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए इसको कहा गया है बिप स्मट डिसीज ऑफ शुगर केन। ये आप देख रहे हैं ना, जिससे नई पत्तियां चलनी चाहिए थी, ऊपर की तरफ पौधा चलना चाहिए था, वही यहाँ पर सूख जाती है बीच में से, और इसी कंडीशन को कहा जाता है भैया बिप लाइक स्ट्रक्चर, और बिप स्मट इसी को कहते हैं फिर, ठीक है।
और ब्लैक पाउडरी स्पोर्स जो है वो भी यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। इस तरीके से काली पड़ जाती है ये जो है ना, एकदम सूख करके ड्राई अप होकर के ब्लैक हो जाती है। आपने देखी होगी, ज्वार में देखी होगी आपने, गन्ने में तो देखी होगी आपने। तो इस तरीके के इसके कुछ सिम्टम्स है भाई, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स यही है इसका। ठीक, अब फिर से हम चलते हैं, दूसरा इसका सिम्टम क्या है। तो विप स्मट जो होती है, मतलब जो विप है ना, विप लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो फंगल स्पोर जो है उससे कवर्ड रहती है, ब्लैक और सिल्वरी टाइप की होती है। आपने देखा होगा, वहीं से जो स्पोर्स होते हैं वो रप्चर होकर रिलीज हो जाते हैं। वहीं पर क्या है कि फंगल स्पोर जो है अपने आप को बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करती है। फंगस जो है ना वहीं पर अपना रिप्रोडक्शन कर रही है, मल्टीप्लीकेशन कर रही है। वहीं से उसके स्पोर्स जो है रप्चर होकर के रिलीज हो जाएंगे, आगे दूसरे प्लांट्स को फिर इन्फेक्शन पहुंचाएंगे वो। और ये जो स्पोर्स है ना वो विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाएंगे, या फिर कोई यहाँ पर थर्ड जो पार्टी है वो यहाँ पर कॉज करेगा, कोई इंसेक्ट वगैरह यहाँ पे हानि पहुंचाएगा। मतलब वो जो हमारा यहाँ पर डिसीज्ड प्लांट है उस पर बैठेगा, उसके बाद हेल्थी प्लांट पर बैठेगा, तो स्पोर्स का ट्रांसफर वहां से वहां हो गया। इसके बाद इन्फेक्टेड प्लांट जो है वो शो करते हैं रिड्यूस्ड हाइट। भाई देखो इसमें देख रहे हो आप, ये जिससे हाइट आगे बढ़नी चाहिए थी, जिससे नई पत्तियां आगे निकलती हैं, पौधे की ग्रोथ इसी से होती है, वही सूख गई तो पौधे की हाइट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी एकदम, और डेवलप नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, एकदम यही हो जाएगा छोटा सा, और इसमें कई सारे टिलर्स निकल करके यही खत्म है फिर वो। ठीक है, इन्फेक्टेड कैन जो है प्रोड्यूस करते हैं थिन स्पिंडली सूट्स। स्पाइंडली सूट मैंने आपको बताया ना, ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, स्पाइंडली सूट ग्राइसी अपीयरेंस हो जाएगी एकदम, कांच देखा ना कांच, वैसा ही, मतलब जड़ में से निकल के आएगा और खत्म, उतना ही रहेगा, ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। लीफ जो है एग्जिबिट येलोइंग क्लोरोसिस, और इनका बिगर जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और डिसीज जो होती है ना, मोस्ट सीवियर केसेस में क्या होता है कि रैटून क्रॉप में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। देखो एक रैटून क्रॉप का क्या होती है, रैटून क्रॉप वे क्रॉप होती है जब हमने ये क्रॉप हमारी एक बार हमने हार्वेस्ट कर ली, अब इसमें जो मतलब जड़ बची थी ना, उन्हीं जड़ों से नए कलंगे निकल के आए हैं, नई जो टिलर्स निकल के आए हैं, उनसे हम फसल लेने का विचार कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें ज्यादा देखने को मिलती है ये जो डिसीज है वो, यानी रैटून क्रॉप में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, विद हायर प्रेवलेंस ऑफ विप फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा विप फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलता है। तो ये तो सिम्टम्स थे दोस्त। कोई भी प्रॉब्लम आई हो सिम्टम्स को समझने में, बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखते हैं, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके बाद फेवरेबल कंडीशन क्या है, किस तरीके की फेवरेबल कंडीशन में बहुत ज्यादा अपने आप को ये ग्रो करते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो देखिए टेम्परेचर जब हमारा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य में होता है, इतना होता है ना, तब फंगल ग्रोथ जो है प्रमोट होती है, यानी कि ये जो फंगस है ना अपने आप को स्प्रेड बहुत अत्यधिक करती है, मल्टीप्लाई करती है, तो नुकसान इसी टेम्परेचर का जो जोन है ना उसमें पहुंचाता है। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो हाई ह्यूमिडिटी जो है इसे एनहेंस करती है, स्पोर जर्मिनेशन जो होगा ना इसका, उसको हाई ह्यूमिडिटी जो है वो यहाँ पर एनहेंस करेगी, और इसी हाई ह्यूमिडिटी में ही अपने आप को जो स्प्रेड करेंगे, यानी कि एक से दूसरे से तीसरे तक पहुंचेंगे। प्लांटिंग मटेरियल भी यहाँ पे कॉज कर सकता है यदि हम इन्फेक्टेड सेट्स जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्फेक्टेड जो हमारा प्लांट मटेरियल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमें जो हम प्लांट मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसे ट्रीट करके बोना चाहिए, ट्रीट करके उसे उपचारित करके बोना चाहिए। फील्ड कंडीशन भी यहाँ पर कुछ जो है जिम्मेदार रह सकती है, जैसे कि पुअर ड्रेनेज, यानी कि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, यानी कि हमने वहाँ उचित उर्वरक प्रबंधन नहीं किया है, इसीलिए ये डिसीज जो है सीवियरिटी दिखा सकती है। देन इसके बाद पैथोजन की इटियोलॉजी भैया कि पैथोजन किस तरीके का होता है। तो पैथोजन जो है ना वो फंगल, हमारा पैथोजन जो है ना फंगल पैथोजन है ये, इसकी जो माइसिलियम होता है ना वो देखिए द फंगल माइसिलियम स्पोर्स आर इक्यूमुलेट, यानी कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि इक्यूमुलेटेड है, लाइट ब्राउन और स्पेरिकल है, यानी स्पेरिकल टाइप के हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। मेजरिंग इनकी अगर हम बात करें कि कितना डायमीटर है इनका, तो 6.5 से 7.5 जो है माइक्रोमीटर का डायमीटर देखने को मिल रहा है। और ये जो है कैसी कंडीशन में मतलब कैसे जर्मिनेट करते हैं, तो दे जर्मिनेट रेडली इन वाटर प्रोड्यूसिंग 2-3 सेल्ड प्रोमाइसिलिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जर्मिनेट करते हैं। ओके, देखिए पैथोजन की इटियोलॉजी जो है ना वो उन बच्चों की समझ में अच्छी तरीके से आएगी जिन्होंने बॉटनी से जो है बीएससी कर रखी है, क्योंकि बीएससी एजी में हमें डिटेल में नहीं पढ़नी होती है पैथोजन की इटियोलॉजी, हमें बीएससी एजी के अंतर्गत केवल पैथोजन का नाम पढ़ना होता है, फंगल है या बैक्टीरिया है या वायरस है, कहानी खत्म हमारी वहां पे।
बस थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी माइसीलियम या कुछ तरीके के जो स्पोर्स है वो जनरेट करता है। इसके बाद जो स्पोरिडिया है ना वो अराइज टर्मिनली और लेटरली एंड हाईलाइन होता भी है, थिन वॉल्ड सिंगल सेल्ड होता है, एलिप्टिकल टू लाइनियर होता है। तो ये कुछ उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमें देखने होते हैं, और जो अंदरूनी कैरेक्टर है ना वो हमें यहाँ नहीं पढ़ने होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं बीएससी एजी का ही छात्र हूँ भैया, तो इसीलिए ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो हमारा भाग है ना पैथोजेनेटियोलॉजी, इसे सही तरीके से आप अपने बेस पर क्लियर करके चलिएगा। जहां तक मुझे जानकारी है वहां तक मैं आपको बता के चलूंगा। इसके बाद हम डिसीज साइकिल देखेंगे। तो देखिए पैथोजन जो है सर्वाइव करता है एज ए टेलियोस्पोर। कैसे स्पोर प्रोड्यूस करता है? टेलियोस्पोर प्रोड्यूस करता है। टेलियोस्पोर प्रोड्यूस करेगा तभी तो ब्लैक कलर आएगा। टेलियोस्पोर जो है ना वो ब्लैक कलर के होते हैं। ये स्पोर कई तरह के होते हैं भाई, कॉनिडियोस्पोर, टेलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पेक्निडियोफोर्स, बहुत होते हैं। तो टेलियोस्पोर ये प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लैकिश कलर के होते हैं। और ये कहाँ कहाँ सर्वाइव करते हैं? तो भैया ये सॉइल में, सेट्स में जो है ना इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं वहां पे सर्वाइव करते हैं। इसके बाद जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, जर्मिनेट करने के बाद इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है जो प्राइमरी इन्फेक्शन है। इसके बाद हमें देखो जो फॉर्मेट है ना लॉन्ग ब्लैक विप्लैक स्ट्रक्चर जो है ना स्मट, वो वहां पर उत्पन्न हो जाता है। जब ये डेवलप हो जाएगा ना विप्लैक स्ट्रक्चर, तो फिर हमारा पौधा किसी काम का नहीं रहेगा भाई। ऐसे पौधे को तो फिर उखाड़ के ही फेंकना है खेत से, क्योंकि इससे फिर ट्रीट नहीं किया जा सकता, ऐसे मैनेज नहीं किया जा सकता। मैनेज करने के लिए हमें एडवांस में कुछ काम करने होते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि वो ब्लैक कलर का जो विप्लैक स्ट्रक्चर था ना, वहाँ पे फंगस है। वो फंगस वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, तो फिर वहाँ पे टेलियोस्पोर्स बनेंगे। वो टेलियोस्पोर्स जो है ना सेकेंडरी स्प्रेड होंगे, किससे होंगे? एयर से, वाटर से, उनसे। ठीक है, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है ना वो सेकेंडरी मतलब इन्फेक्शन जो है ना वो फिर से इन्फेक्शन यहाँ पे कॉज करेगा। यानी कि जो सेकेंडरी मतलब यहाँ पे जो हमारे टेलियोस्पोर्स या स्पोर्स जो जर्मिनेट हुए हैं ना, बने हैं, वो फिर यहाँ पे इकट्ठे होकर के सेकेंडरी स्पोर जो है ना वो मतलब सेकेंडरी ट्रांसफर जो होगा ना वो विंड या वाटर के थ्रू होगा। तो ये साइकिल क्या आएगी, यहाँ से फिर से प्राइमरी इन्फेक्शन दिखाएगी, फिर से यहाँ पे हमें जो मतलब विप्लैक स्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप होंगे अच्छे प्लांट्स पे, क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्टली कुछ पहुंच गए पौधों पे, और कुछ क्या है कि जमीन में पहुंच गए, तो वो फिर से सर्वाइव करने के लिए यहाँ तैयार हो जाते हैं। नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, पैथोजन सर्वाइव कर रहे हैं सॉइल में, ठीक है, टेलियोस्पोर के रूप में। इनफैक्ट जर्मिनेशन उनका होगा जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन होगा बिप का, इसके बाद प्रोडक्शन होगा एयरबॉर्न टेलियोस्पोर जो है ना उनका। देन यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन विंड, वाटर या अन्य किसी थर्ड पार्टी इंसेक्ट के थ्रू होगा। यानी कि जो स्पोर्स बने हैं वो हेल्थी पौधे पर जाएंगे, तो हेल्थी पौधे पर जाएंगे तो फिर से इन्फेक्शन कॉज होगा, इन्फेक्शन कॉज होगा तो फिर से विप्लैक स्ट्रक्चर बनेगा। ये साइकिल यूं चलती रहती है। और यहाँ पे कुछ जो बने थे ना स्पोर्स, वो कुछ तो इन्फेक्शन कर रहे हैं कॉज, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है, कुछ अपने आप को सर्वाइव करने के लिए यहाँ सॉइल में छोड़ दिया उनने, तो वो सर्वाइव यहाँ कर रहे हैं। तो साइकिल कुछ इस तरीके से चलती रहती है ये, ठीक है। अब इसके बाद मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या है कि हमें डिसीज फ्री सीड मटेरियल जो है ना, प्लांटिंग मटेरियल जो है ना, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम डिसीज फ्री होना चाहिए, उनमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। रेटोनिंग हमें नहीं लेनी है भाई, क्योंकि रेटूनिंग में ही सबसे ज्यादा इन्फेस्टेशन हमें देखने को मिलता है इस डिसीज का। तो रेटून तो हमें लेना ही नहीं है, कभी नहीं लेना भाई गन्ने का रेटून। तो रेटून में देखो रेड रॉट की समस्या देखने को मिले, रेटून स्टंटिंग की समस्या देखने को मिले, ग्रेसी रूट की समस्या देखने को मिले, तो कई सारी प्रॉब्लम हमें रेटून क्रॉप में देखने को मिलती है। यील्ड भी लोअर आती है, तो इसीलिए हर बार नई ही लगाएं और रिमूव कर दें डेस्ट्रॉयड इन्फेक्टेड प्लांट जो है ना उनको। इंश्योर करें प्रॉपर फील्ड ड्रेनेज है या नहीं है, बैलेंस न्यूट्रिशन आपको देना है, यानी कि पर्याप्त जो यहाँ पर न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो रखना है अपनी फसल के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ रेसिस्टेंट वैरायटीज जो होती है उनका चयन करके बोना है, जैसे कि CO86-032, COC671, CO0212, ऐसी कुछ वैरायटियों का चयन करके बोइए। ऐसी कोई भी वैरायटी ना उठा लीजिएगा जिसमें डिसीज आने की संभावनाएं बहुत अत्यधिक होती हों। ओके, इसके बाद जब आप बुवाई कर रहे हैं तो उससे पहले कार्बेंडाजिम 50% WP से 0.1% का घोल बना करके 15 मिनट के लिए अपने सेट्स को उसमें डुबा करके छोड़ दीजिए। 15 मिनट तक उसका उपचार करना है कार्बेंडाजिम से, यानी कि 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके उपचारित करना है। या फिर आपके पास कार्बेंडाजिम की व्यवस्था नहीं है, वैसे तो बहुत सस्ती आती है यार, इसके ही इस्तेमाल कीजिए। हॉट वाटर पर कम जाइए, या अगर आपके पास कार्बेंडाजिम की व्यवस्था नहीं है तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। अब हॉट वाटर ट्रीटमेंट वो व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्विच हो रहे हैं। यहाँ अपने आप जो सेट है ना, जो भी आपने बर्ड्स काटी हुई है गन्ने की,
उनको 50 डिग्री सेल्सियस तापमान का जो पानी है ना उसमें डाल दीजिए 30 मिनट तक, ठीक। या फिर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको बताया था कार्बेंडाजिम, प्रोपिकोनाजोल, मैनकोजेब, ऐसी किसी भी फंगीसाइड के साथ आप इसको ट्रीट करके बोइए। और जब आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रो होके आ जाए और एकदम अच्छी ग्रोथ में हो तो छोटी ही कंडीशन में लगभग देखिए आपने आज गन्ना बोया, यदि आप नर्सरी से तैयार करके लगा रहे हैं, सेट्स मतलब पौधे आपने नर्सरी में तैयार कर लिए गन्ने के, उनको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो 30 से 35 दिन पे आप उसमें प्रिवेंटिव फॉलियर एप्लीकेशन कर दीजिए। प्रिवेंटिव फॉलियर एप्लीकेशन क्या करेगी कि जो डिसीज आने की संभावनाएं थी, जो भी फंगल स्पोर्स थे आपके खेत के अंतर्गत आपके पौधों पर, वो खत्म हो जाएंगे। यदि आप उस तरीके से बो रहे हैं तो वहां पे आपने कार्बेंडाजिम लगाई थी, लेकिन फिर भी आप एक प्रिवेंटिव स्प्रे अगर करना चाहते हैं तो प्रोपिकोनाजोल, कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब या टेबुकोनाजोल, अजोक्सिस्ट्रोबिन, किसी भी फंगीसाइड का स्प्रे मार दीजिए जब आपके पौधे अच्छे खासे ग्रो हो जाए, यानी कि लगभग उनकी हाइट जो है ना वो आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर की हो जाए। इस ऐसी स्थिति में आप जरूर एक स्प्रे कीजिए। तो इस तरीके से आपको प्रिवेंटिव मतलब मैनेजमेंट करना है इस डिसीज का। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्रॉप मतलब इसी क्रॉप की नेक्स्ट डिसीज पढ़ेंगे। बहुत सारी क्रॉप है यार तो थोड़ा ध्यान नहीं रहता। इसी क्रॉप की नेक्स्ट डिसीज पढ़ेंगे गन्ने की। तो कौन सी डिसीज पढ़ाऊं, कौन सी डिसीज के बारे में आपको बताऊं, अवगत कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए यहाँ तक इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी समय समय पर ही मिलेंगी भाई। शाम के टाइम पे ये वीडियोस आया करेंगी 7 से 8 के तकरीबन हम इसे पब्लिक किया करेंगे। तो इस समय तैयार रहा कीजिएगा वीडियो देखने के लिए। ये टाइम टेबल हमने फिक्स कर रखा है यार, शाम को ही हम पब्लिक किया करेंगे। सुबह नहीं करेंगे ना, दोपहर को करेंगे, शाम को करेंगे, क्योंकि शाम को आप फ्री तभी हो जाते हो, कॉलेज का काम नहीं रहता और कोई भी खेती बाड़ी का काम नहीं रहता शाम को, तो फिर तुम फ्री है यार। 8 से 9, 8 बजे के तकरीबन पब्लिक कर जाएगा। चलो 8 बजे ही पब्लिक किया करेंगे, 8 बजे ही हम लाया करेंगे वीडियो को, ठीक है। पब्लिश किया करेंगे तो वहां से आप वीडियो को उस टाइम के बाद में देखना प्रारंभ कीजिएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।